संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में अमेरिका ने ईरान पर हमले का मुद्दा उठा दिया है। बड़ी खबर आपको दे दें, चीन और रूस अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक से भड़के हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी हुई है। रशिया ने कहा अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, आगे क्या तबाही आने वाली है किसी को नहीं पता। वहीं चाइना ने अमेरिका के अटैक को इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि युद्ध भयावह रूप ले सकता है, इसे रोकने की जरूरत है।中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，侵犯伊朗的主权、安全和领土完整，加剧中东紧张局势，严重冲击国际核不扩散体系。तो चाइना का स्टेटमेंट हमने सुना और चाइना का सीधा सीधा ये कहना है, चाइना और अमेरिका के बीच में जो दूरियां हैं वो किसी से छिपी हुई तो नहीं है। और चाइना का इसमें ये बयान देना, बहल सर मैं इस सेगमेंट में आपसे चर्चा को लेकर आ रही हूँ कि ये पेंडोरा बॉक्स खोलने के जैसा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। क्या चीन केवल देखता रहेगा या वाकई में वो भी इस जंग में कूदेगा? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। चीन की 2021 में इनके साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन थी, 13% के करीब ऑयल वो इनसे लेता था, लेकिन आप देखिए कुछ महीने पहले से उसने उनसे ऑयल लेना कम कर दिया है। अब सिर्फ 7,40,000 बैरल पर डे ले रहा है। और ये कहां से ले रहा है? बाकी वो ले रहा है कतर से और सऊदी अरेबिया से। धीरे धीरे उसने अपनी डिपेंडेंस ईरान के ऊपर कम कर दी है। तीसरी चीज आती है कि जो ईरान के साथ उसकी अपने कोऑपरेशन है, जहां पे वो डिफेंस कंपोनेंट्स भी देता है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2023 में वो लेके आया था, और साथ ही में और को लेके आया था समझौता करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। तो ये किसने कराई थी मध्यस्थता? ये चीन ने कराई थी। चीन अपने आप को दिखाना चाहता था कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो भी एक बहुत बड़ी पावर है। वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं एंटी यूएस एंड एंटी वेस्टर्न अलायंसेस के। वो चाहते हैं उनको हटा के चीन उभर के एक ऐसा देश बने जो कि सबको नजर आए कि ये एक स्टेबल देश है जिसकी हम मदद कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे इसी में पूछना चाहती हूँ कि क्या ईरान एक न्यूक्लियर पावर नेशन बने, क्या चीन इसका समर्थन करता है या नहीं? देखिए, चीन किसी का भी समर्थन नहीं करता जो न्यूक्लियर पावर बने। ये अलग बात है कि उनको सपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर वेपन तो एक्चुअली चीन के अंदर ही एक्सप्लोड हुआ था। तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह था कि पिछले सेंचुरी के अंदर, पिछले सेंचुरी में, जो लेट 20th सेंचुरी में इतने युद्धों में वो चला गया, चाहे वो इराक का था, चाहे वो अफगानिस्तान का था, चाहे कोसोवो का था, इतने युद्धों में चला गया कि उसकी जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, हालांकि सबसे बड़ी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती गई। और ये टाइम चीन ने इस्तेमाल किया अपनी स्ट्रेंथ बनाने का और एक ग्लोबल इमेज बनाने का कि देखिए अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है और अमेरिका की अपनी कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं। अब मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जो रशिया है, रशिया का भी एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप है ईरान के साथ। वो इसी साल जैन 2025 में हुई थी। ईरान ने इनको ड्रोन्स दिए थे इस युद्ध के अंदर, रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर, और साथ में दी थी कि क्या कैपेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग किया उसके अंदर उसको मदद किया था। और रशिया का भी अब ड्यूटी बनती है कि उनकी मदद करे, तो वो उनको डिप्लोमेटिकली, जैसे चीन भी, पर मैं ये कहूंगा कि चीन की जो है बहुत ही म्यूटेड रिस्पॉन्स है। ये वो रिस्पॉन्स नहीं है कि अगर विश्व का सबसे सेकंड पावरफुल नेशन की जो होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों वो जंग नहीं लड़ने जा रहा, वो जंग इनके लिए नहीं लड़ेगा, इनको डिफेंस कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट देगा। रशिया के बारे में मैं एक चीज और रशिया के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि रशिया को मदद की थी तो रशिया इनकी भी एयर डिफेंस और दूसरी सिस्टम में मदद करेगा, लेकिन रशिया खुद इतने इन्वॉल्व है इस समय रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, जो कि बहुत ही तीव्र हो गया है कि वो अपनी फिजिकल मदद इनकी नहीं कर सकता, खुद अपना वहां पे पोजीशन नहीं कर सकता फोर्सेस को। तो कहीं ना कहीं ईरान
ईरान जो है इस समय पूरे विश्व में अकेला हो गया, खड़ा है। अपनी लड़ाई ईरान को है। खुद लड़नी पड़ेगी। यूएनएससी में ईरान के राजदूत की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया है जो ये दिखाता है ईरान अमेरिका के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरान के राजदूत ने यूएनएससी में कहा कि हम क्या जवाब देंगे इसका फैसला हमारी सेना करेगी। ईरान पर पहले भी हमले हुए हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बार दुनिया को ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। The timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too. It will show its dignity, strength, and greatness to the world. Over the past 10 days, the Israeli barbaric assault, the international bodies, including the UN Security Council and the International Atomic Energy Agency, have been provided with all the necessary information and warning. Yet, they have proven once again that the so-called 8 decades-long quest to prevent war and aggression is hollow. जो ईरान के राजदूत कह रहे हैं मेजर जनरल विशंबर दयाल, वो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। वो ये तो नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली कोई भी राष्ट्र ये तो नहीं बताता है हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ करेगा जरूर अमेरिका के खिलाफ, ये तय है। देखिए उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। एक बात, दूसरी बात ये है कि वो क्यों करेगा। जो भी कुछ करेगा वो गल्फ कंट्रीज में उनके बेसिस हैं, उसके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो इतने एक्यूरेट हो। वहाँ कोलेटरल डैमेज होने का पक्का अंदेशा है। आप बहरीन में फायर करेंगे, जॉर्डन में, जिस भी अमेरिकन बेस पे फायर करेंगे, अगर वहाँ कोलेटरल डैमेज होता है तो वहाँ अरब वर्ल्ड में जो आपके लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी है, और है, ऐसा नहीं है कि अरब वर्ल्ड में ईरान के प्रति सिंपैथी नहीं है। अरब वर्ल्ड में ईरान के प्रति एक सिंपैथी है कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है। ये अरब वर्ल्ड में दुनिया बोल रही है, उनके राजा नहीं बोल रहे, उनके लीडर्स नहीं बोल रहे, बिकॉज वो सब अमेरिकन प्रेशर में नहीं बोलते हैं। तो वो उसके पास बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन है किसी किस्म का। वो जो उसका थर्ड जो वो यूज़ करता है, जैसे हम सब कह रहे हैं भाई हिजबुल्लाह, हमास वगैरह जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए मैं एक बात, हमारे दर्शक बहुत दिन से हमारे देश में एक चीज़ चल रही है कि हाउती जो है ना पूरे ईरानियन कंट्रोल, नहीं, हाउतीज बड़ा इंडिपेंडेंट से वो हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ईरानियन कंट्रोल, वो अपने ढंग से फैसला लेते हैं। वो भी इस लड़ाई में जो अमेरिकन जो कॉमर्शियल जहाज हैं जो इस रेड सी के अंदर से उन एसेट्स पे वो कहीं फायर कर सकते हैं, कहीं उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ। लेकिन भला ये इसमें ईरान का होगा कि अमेरिका को थोड़े दिन भूल जाए, और जो लड़ाई उसकी है इजराइल के साथ, जब इजराइल में हाहाकार मचेगी ना, देखिए मैं एंटी इजराइल नहीं हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहां। इजराइल हमारा बहुत टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है, बड़ी अच्छी हुआ है। हमें सिर्फ लड़ाई के जो दिखता है ना, जो लड़ाई में जो चल रहा है उसमें किसको क्या करना चाहिए मैं वही बताता हूं। तो मेरा अपना आकलन ये है कि भाई अगर इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है तो एरिया डिस्टर्ब हुआ है। इस एरिया डिस्टर्ब से भारत जैसे मुल्क का नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हमारी लड़ाई गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत चीज़ों से है, तो हम एक और लड़ाई का इनडायरेक्ट हमारे पे असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भाई जो इजराइल है, आखिर उसने अगर उसको अटैक करना था, अगर न्यूक्लियर उसकी प्रॉब्लम थी, इशू थी, तो वो तो रिजॉल्व हो सकती थी ना थ्रू नेगोशिएशन। तो लड़ाई बढ़ाई गई है ताकि दुनिया के अंदर एक, मैं कह रहा हूं अल्टीमेट एम, देखिए अमेरिका का अल्टीमेट दुश्मन कौन है ये दुनिया को मैं बताना चाहता हूं। अमेरिकन पूरी फिलॉसफी एंटी रशियन है। अमेरिका को पता है चाइना अगले 25 साल में कोई हथियार के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, किसी जंग में नहीं जाएगा। वो एक इकोनॉमिक पावर है और इकोनॉमिक पावर बनता रहेगा। वो उसकी सिर्फ इकोनॉमी को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सारी लड़ाई सोवियत यूनियन तोड़ने से लेके और ईरान तक सिर्फ और सिर्फ रशिया फोल्ड हो जाए, अल्टीमेटली ये रशिया के घर पहुंचेगी ये लड़ाई, ये मेरा मानना है। रशिया ने प्रीएम्प्ट किया है, जब आप पोलैंड में आगे बैठ के, जब आप बाल्टिक स्टेट्स में आगे बैठ के, जब आप जॉर्जिया में भी अपना बेस बनाने लग गए, तो
रशिया कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि पोलैंड और लेकिन अभी जैसे बहल सर कह रहे थे कि अभी ना रशिया इस जंग में जाने वाला नहीं जाएगा, रशिया अभी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा रशिया। लेकिन रशिया और एक्सेलरेट होती है, जाने दो, रशिया अपनी अब वो बंदी करेगा। रशिया जाएगा तो रशिया तो सिंपल कर सकता है ना, टैक्टिकल न्यूक्लियर डिप्लॉय कर दे ईरान के अंदर और कह दे भाई लड़ाई बंद करो मेरे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से। तो रशिया नेगोशिएटिंग, रशिया चाहेगा ये फैसला हो जाए, ये लड़ाई ना बढ़े, ये किसी तरह ट्रंप के थ्रू। अब ट्रंप ने कह दिया डन माय जॉब, ट्रंप इज लाइक दैट लीडर। तो भाई अब खुश हो जा, तूने ट्रंप किया, तुम ताली बजा ली यार, तूने लोगों से ताली बजवा ली, मिठाई खा ली, मेरे भाई अब बंद कर, दूसरों को क्यों मरवा रहे हो भाई। इसका ना तो अमेरिका पे कोई असर, देखो हमें पता होना इस पर अमेरिका पे कोई असर नहीं है। इजराइल की इकोनॉमी पे असर होगा तो वो अमेरिका उसका भुगतान करता है, $4 बिलियन उसके जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स का जो बास्केट है ना अमेरिका की, उसमें बना के हथियार जमा कराने में इजरायली कंपनीज काम करती हैं। वो यहां बनता है, वहां जाके सेव होता है, दुनिया के अंदर वो जाता है, नाटो उसको यूज करता है। तो ना उसको इतना फर्क पड़ेगा ये भारत जैसे देशों पे और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर, जो हमारे साथ बाकी एशियन कंट्रीज हैं। मैक्सिमम प्रेशर इन्फ्लेशन का, मैक्सिमम प्रेशर जो है पॉवर्टी का, मैक्सिमम प्रेशर प्राइस राइज का, मैक्सिमम देखो ना हमारी टूरिज्म पे कितना असर पड़ रहा है। रशिया का भी ये जो स्टेटमेंट है दत्ता सर, वो नीचे लगातार हम बता रहे हैं कि रशिया ये ट्रंप को या ये अमेरिका को कोई महान नहीं बना देगा। ये फैसला, ये जो उन्होंने फैसला लिया है, दुनिया को अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। यूएन एजेंसी व्यवहार में खोखली है और शक्तिहीन है, ये ईरान भी कह रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड आप जो कह रहे थे वो मैं अभी यहाँ रिकॉर्ड पे बोल नहीं सकती जी। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक मौकरी बन गया है। ये मतलब जिस एम से इसको खड़ा किया गया था वो एम इनके काबू का नहीं रहा। अभी सिर्फ वही जो 5 परमानेंट मेंबर है वही आपस में गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं और इतनी बड़ी दुनिया के अंदर और किसी का कोई से नहीं है। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मौकरी है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अभी परमानेंट मेंबर कौन हो, क्या हो, तो इसके लिए भारत भी मुहिम लड़ रहा है कि हमारा भी हक बनता है कि हम परमानेंट मेंबर बने। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी आबादी, अगर आप ऐसे मुल्क को जो राइजिंग इकॉनमी है वो मेंबर नहीं तो और कौन से मुल्क है? क्या मुकाबला है हमारा यहाँ मान लो ग्रेट ब्रिटेन का। आज के दिन में मैं बात कर रहा हूँ, किसी जमाने में थी वो उसके राजे की हुकूमत थी, यहाँ रानी की हुकूमत होती थी। अभी जहाँ तक ये स्टेटमेंट्स हैं, आपने सुना होगा जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसने बोला कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और बहुत सारे देश न्यूक्लियर बम देने को तैयार हैं। किसको? ईरान को, जिसके अंदर उसने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया। उन्हें बोला वो देने को तैयार हैं कि अगर तुमको बम चाहिए हम दे देंगे। तो हाँ, उसका स्टेटमेंट है। तो मेरा मानना ये है कि आज के दिन में जो अभी स्टेटमेंट आया था कि यूनाइटेड नेशन में कि हमने अपनी फ़ौज को बोला है आप जिस प्रकार करना चाहते हैं अमेरिका को आप टारगेट चुने मारे, यही स्टेटमेंट हमने दी थी। प्रधानमंत्री बोला मैंने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दिया, अपना प्लान करें और मारें, और वही है। अभी वो कहाँ मारेंगे, कैसे मारेंगे, मेरा मानना है 100% आने वाले कल हो सकता है परसों, जब भी होगा ईरान किसी ना किसी अमेरिकन एसेट को स्ट्राइक करेगा। इजराइल को तो कर ही रहा है वो, और वो इजराइल ट्राई कर रहा है कि इसके लॉन्चर्स को मैं तबाह करूं किस तरह से, क्योंकि 8000 के करीब अभी आंकलन है कि इनके पास मिसाइल पड़े हैं। किसके पास? ईरान के पास। लॉन्चर्स कम हैं। इजराइल कहता मैंने 50% एक लॉन्चर को तबाह करने की तस्वीर तो यही है ईरानी सैनिकों का। तो मेरा मानना है कि अगर ये लॉन्चर भी तबाह कर लेंगे, वो दोबारा लॉन्चर बना लेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन काफी बड़ा मुल्क है, बहुत सारे एसेट है, बना लेगा वो। तो जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी ये। और रूस और चीन इस मामले में और नॉर्थ कोरिया, सुनो, ये पक्का इनको हथियारों से मदद करेंगे, मिसाइलों से करेंगे, एंटी एयर कैपेबिलिटी इनकी देंगे। अब बूट्स ऑन ग्राउंड तो रशिया के पास भी इतने ट्रूप्स नहीं है, उसने नॉर्थ कोरिया से मांगे थे कुर्स के जंग के लिए, तो उसकी आज मैन पावर की कमी है, लेकिन इक्विपमेंट देगा वो इक्विपमेंट कि उन्होंने रैंप अप कर दिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग। किसने? रशिया ने। ठीक, अभी जो बात आप सर कह रहे थे उसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करके अगले विषय पर जाती हूं कि युद्ध को शुरू करना तो बड़ा ही आसान है,
युद्ध शुरू हुए हैं जो खत्म नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारत एक सबसे बड़ी मिसाल है जिसे ये पता है कि ऑपरेशन कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है और फिर उसमें पॉज बटन भी कब लगाना है और किस लिए लगाना है। इसलिए एंड गेम भारत का जो सबसे क्लियर है। इन हाल के सालों में जितने भी हमने युद्ध देखे, ऑपरेशन देखे, उसमें भारत एक मिसाल बनकर उभरा है। हम अगली खबर की बात करते हैं। यूएनएससी में इजरायल ने राजदूत ने कहा है, इजरायली राजदूत ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर इतिहास बदल दिया है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा खतरा दूर कर दिया है। आप सुने ये बयान भी। Last night, history changed. The United States of America struck Iran's nuclear sites at Fordo, Natanz, and Isfahan. The United States, the leader of the free world, removed the greatest existential threat facing the free world. Just like our Operation Rising Lion, this was not a war of choice. This action was a necessity. It was a righteous act. For the United States, for Israel, for the Middle East, and for the world. Make no mistake, the cost of inaction would have been catastrophic. A nuclear Iran would have been a death sentence just as much for you as it would have been for us. आपने ये बयान सुना और इजराइल का अमेरिका की तारीफ करना तो बनता ही है। कुलकर्णी सर, अब अमेरिका ने ही जिस तरीके से इंटरवीन किया है, ईरान में अटैक किया, इजराइल को तो तारीफ करनी ही थी और वो अपनी दोस्ती बखूबी निभा रहे हैं। मीनाक्षी, दोस्ती एक तरफ, और अगर हम देखें रूस क्यों यूक्रेन से लड़ रहा है, रूस यूक्रेन से इसलिए लड़ रहा है कि यूक्रेन में नाटो के सदस्य आकर के 32 देश अब मिलकर के रूस से लड़ रहे हैं, इसलिए रूस लड़ रहा है ना। रूस अकेला यूक्रेन से ही नहीं लड़ रहा, रूस यूक्रेन के ट्रुप्स हैं लेकिन 32 देशों का उनको सपोर्ट है। एक नंबर 2, ईरान को हम बार बार कहते हैं, ईरान भी बार बार ये कह रहा है कि हमारे ऊपर ईरान ने हमला किया। अब सही है या गलत ये मैं आपको छोड़ूंगा, है ना। जी जी। अब सवाल ये है कि ईरान के ये प्रॉक्सी एलिमेंट्स जो हमास और हिजबुल्लाह और बाद में हुदी, ये किसके प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं? ये ईरान के प्रॉक्सी एलिमेंट। मतलब आप लगातार इजराइल को इंस्टिगेट करते रहें, आप लगातार इजरायलीज को समंदर में ढकेलने की कोशिश करते रहें और ये कहें कि जब जो आदमी इन सबको उकसा रहा है, जब उसके ऊपर बरसता है तो अब वे कह रहे हैं आप मेरे को क्यों मार रहे। ईरान अभी तक क्या कर रहा था? ईरान यही कर रहा था ना कि उकसा रहा था किसको? हमास को। नहीं तो इसका सर दूसरा पहलू ये भी है ना कि इजराइल 2 नेशन थ्योरी पर काम क्यों नहीं कर रहा है, फिर वो क्यों नहीं मान रहा? अब बिल्कुल, अब सवाल साफ है कि 2 नेशन थ्योरी, जब बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ जिसमें इजराइल आया और 2 नेशन थ्योरी की जब बात हुई, उस 2 नेशन थ्योरी को लेकर के गाजा पट्टी किसके पास थी? इजिप्ट के पास थी। गाजा पट्टी इजिप्ट से किसने जीती? इजराइल ने जीती। वेस्ट बैंक किसके पास था? जॉर्डन के पास था। किसने जीता? इजराइल ने जीता। तो ये तो 2 नेशन थ्योरी के पार्ट है ना। वेस्ट बैंक हुआ, गाजा हुआ, तो वेस्ट बैंक, तो अगर 2 नेशन थ्योरी कब शुरू हुई है? 2 नेशन थ्योरी इजराइल बनने के बाद ही शुरू हुई ना। तो गाजा कब आया इनके पास? गाजा की पट्टी कब आई इजराइल के पास? बहुत बाद में, 65-67 में गाजा की पट्टी आई इनके पास। तो ये हम लोग मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश हैं फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल, उनका मकसद एक साफ है कि इन यहूदियों को यहाँ टिकने नहीं देना और इनको यहाँ से कर देना है। बिल्कुल, सफाया करना। एक बड़ी खबर और, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए हैं। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान रूस के बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका की ईरान में स्ट्राइक के बाद रूस लगातार हमले की निंदा कर रहा है। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रूस के राजदूत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या कहा, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए ईरानी विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंचे हैं। ईरान पर अटैक को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। अभी थोड़ी देर पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे,
खबर यही कि क्या रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा, और अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा, क्योंकि बयानों का सिलसिला अलग होता है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या फिजिकली इस युद्ध को लड़ेंगे सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे रशिया किसी किस्म की कोई फिजिकल इस लड़ाई में इंटरवेंशन करेगा। रशिया की कोशिश होगी कि इस लड़ाई को किसी तरह से बुझाया जाए, बिकॉज ईरान का नुकसान रशिया का नुकसान है। तो अगर वो सफल नहीं होगी और ईरान का अस्तित्व खत्म होता लगेगा, तो मैं सोचता हूँ इजराइल मतलब ईरान को रशिया जो है कुछ आर्म्स दे सकता है, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स दे सकता है। क्या रशिया पीस मेकर बन सकता है? एक्चुअली अगर पीस मेकर बनेंगे तो देखिए बड़ा आपको अजीब लगेगा। इसमें पीस मेकर बनेंगे तो दो ही बनेंगे, या तो रशिया बनेगा इसका पीस मेकर। हाँ, मैं रशिया की बात वो रशिया इसमें पीस कर सकता है इनिशिएट। रशिया एक बहुत स्ट्रांग मतलब वो है। मेरा मानना है कि इसमें सबसे ज्यादा पीस इनिशिएटिव भारत का होना चाहिए। भारत के जो हैं इसमें सबसे ज्यादा भारत का, देखिए हमारा अब भारत क्या चाहता है दुनिया में, आज के दर्शकों को बताते हैं। शांति और स्थिरता। नहीं, शांति चाहता है, पर भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है, मुझे नहीं पता फॉरेन मिनिस्ट्री क्या सोचते हैं, मैं सोचता हूं भारत का जो स्ट्रैटेजिक लक्ष्य होना चाहिए कि कंप्लीटली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो और ज्यादा फड़फड़ाए नहीं, और चाइना को कंटेन रखा जाए, उसकी इकोनॉमिक, उसकी भारत के ये, और दुनिया के अंदर पीस हो। क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं जो इस बाउंड्री के अंदर ना तो सब नौकरी हासिल कर सकते, ना हमारे पास ऐसे कोई ऑयल एंड गैस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना हमारे कोई ऐसी बड़ी कोई मतलब खाने खदाने हैं या रेयर अर्थ हैं। तो भारत का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो जब भी प्रोग्रेस कर सकता है जब वो दुनिया में जाए, ग्लोबल विलेज की तरह जैसे जा रहा था, वहां काम करे, कमाए, खाए आराम से, और हिंदुस्तान को रिन्यूमरेशन आते रहे, जैसे गल्फ कंट्रीज से आ रहे हैं। 125 बिलियन डॉलर आते हैं हमारे यहाँ से साल के अंदर। तो भारत के लिए वो सबसे वो है। उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? उसको डिस्टर्ब कर रही है लड़ाइयां, और एक लड़ाई जो है ये नई स्टार्ट कर दी, इससे भारत का सबसे ज्यादा नुकसान है। तो इस लड़ाई में अगर रशिया और इंडिया जॉइंटली पीस इनिशिएटिव लें, सऊदी अरेबिया को साथ लाएं, बाकी कंट्रीज को लाएं, तो मैं सोचता हूं जो अमेरिकन जो, देखिए अमेरिका में लड़ाई ये, अब हम कह रहे ट्रंप साहब, अमेरिका में प्रेसिडेंट भी एक मुखड़ा है, ट्रंप हो कोई भी इनका प्रेसिडेंट हो, इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बदलती, वो बड़ी लंबी है और बहुत गहरी है। इनके जो इन्होंने सोच रखा है ना, आज से 50 साल पहले कैसे इस दुनिया को शेप करना है, जब से क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, अमेरिका ने एक रोड मैप बना दिया था। उस रोड मैप को डिले करा सकते हैं सिर्फ रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये सब डिले करा सकते हैं और पीस ला सकते हैं। अब ईरान और रशिया के बीच में क्या बातचीत होती है, इसके बारे में और जानकारियां सामने आएगी तो आपके समक्ष भी रखेंगे। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने भी अपना पक्ष रखा है। यूएनएससी में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शे ने कहा, ईरान दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। मिडिल ईस्ट में होने वाली मौतों के लिए ईरान ही जिम्मेदार है। 40 साल से ईरानी सरकार डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल की बात कर रही है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या की जिम्मेदार है। 40 years, the Iranian government has called for death to America and death to Israel, and posed a constant menace to the peace and security of its neighbors, the United States, and the entire world. Iran has attacked Israel with hundreds of ballistic missiles and through terrorist proxies. For decades, Iran has been responsible for misery and countless deaths across the Middle East. Iran's government and its proxies have also killed numerous Americans, including American service members in Iraq and Afghanistan. इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। आईजीएफ ने दावा किया है कि ईरान के 15 फाइटर जेट्स को हमले में तबाह किया गया है। ईरान के 6 एयरपोर्ट्स को टारगेट कर इजराइल ने अटैक किया है, इसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट के रनवे और अंडरग्राउंड बंकर्स को भी तबाह किया गया है।
ईरान के F-15, F-5 तबाह किए गए हैं। एयरपोर्ट के रनवे, अंडरग्राउंड बंकर सब तबाह किए गए हैं बिल्कुल, और इसकी तस्वीरें भी IDF साझा कर रही है। ईरान के 1/3 एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दूसरी चीज है कि जो भी इजरायली एयरक्राफ्ट आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के साथ आते हैं, यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए और इनके रेडार्स को जैम करने के लिए। तीसरी, उनके पास जो भी वेपन सिस्टम्स हैं वो प्रिसीजन वेपन्स हैं। चौथा, उनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, उनको पता है कि ये कब निकलने वाला है, कहां पे होगा। पांचवी, ये जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर जो कि आप दिखा रहे हैं, मिसाइल लॉन्चर, ये जैसे ही कहीं पे स्टेबलाइज होते हैं, इनको सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिलती है अमेरिका से थ्रू US सेंट्रल कमांड, और वो वाली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये रिएक्ट करते हैं और जाके उसको वहीं नॉक करते हैं, जैसे अभी आपका दिखा रहे थे। और आखिरी चीज जो मैं इस पर बोलना चाहूंगा कि जो एयरफोर्स है ईरान की, वो बहुत ही एंटीक्वेटेड एयरफोर्स कहूंगा, बहुत पुरानी है। F-14 जहाज हैं, उसमें Su-24 हैं, और उस तरह के जहाज हैं जो कि बहुत पुराने हैं, यानी कि उन, या F-5 है, इन जहाजों से वो एक मॉडर्न लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसी वजह से आपने देखा है MiG-29 भी उनके जहाज इसमें, इसी वजह से आपने देखा उनके जहाज कहीं भी आप उड़ते हुए नहीं देखते हैं, वो छुपा के रखे हुए उन्होंने, उसका कोई भी फायदा नहीं है। अब एक चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा कि छोटे से में जी